हेलो बच्चों, मेरा नाम तपस्या साहनी है और मैं राजकीय हाई स्कूल बेती लखनऊ में सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति के तीसरे पाठ, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज हम जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहले हम वो जान लेते हैं। पाठ की शुरुआत हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से करेंगे। फिर हम जानेंगे कि समाज में किस प्रकार से समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं और उनके कारण किस प्रकार से समाज में विभाजन होता है। फिर हम जानेंगे कि सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल जब राजनीति में किया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। बच्चों, हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि लोकतंत्र में क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन किसी भी समाज में क्या ये अंतर खाली क्षेत्रीय आधार पर होते हैं या सांस्कृतिक आधार पे होते हैं? नहीं, ये अंतर और भी कई बेसिस पे हो सकते हैं। समाज में लोगों के अंदर विभिन्नताएं बहुत आधार पे हो सकती हैं। जैसे लोग कई धर्म के हो सकते हैं, लोग अलग अलग जाति के हो सकते हैं, लोग लिंग के आधार पर बटे हो सकते हैं, महिलाएं अलग, पुरुष अलग। तो इस प्रकार से समाज में कई प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई जातीय समूह, कई भाषाई समूह, महिला समूह, पुरुष समूह, अमीर लोगों का अलग वर्ग होता है, गरीब लोगों का अलग समूह होता है। तो इस प्रकार से समाज में कई प्रकार के समूह होते हैं। तो इन सब समूहों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, इनकी अलग अलग मांगें होती हैं, सरकार से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। तो किस प्रकार लोकतंत्र में सरकार जो है वो इतने सारे समूहों के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश करती है ताकि देश की एकता जो है वो बनी रहे। बस इसी बात को अच्छे से समझने के लिए आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से पाठ की शुरुआत करते हैं। ये एक सच्ची कहानी है जो कि एक घटना पे आधारित है, जो कि 1968 में घटित हुई थी। इस घटना का संबंध नागरिक अधिकार आंदोलन से है। ये नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। इस आंदोलन की अगुवाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की थी। ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी इस आंदोलन में हिंसा की कोई भी जगह नहीं थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अफ्रो अमरीकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को समाप्त करना। ये अफ्रो अमरीकी लोग कौन थे? अफ्रो अमरीकी लोग वो लोग होते हैं जो उन अफ्रीकन्स की संतानें होते हैं जो कि अफ्रीका से अमेरिका में 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक गुलाम बनाकर लाए गए थे। तो ये जो अफ्रो अमरीकी लोग होते हैं उनका रंग जो होता है वो अश्वेत होता है, और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनका रंग जो होता है वो श्वेत होता है। तो अमेरिका में क्या होता था कि श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो इसी दुर्व्यवहार के खिलाफ इन लोगों ने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था। 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की बात है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। दो अमेरिकी धावक टॉम स्मिथ, जिन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा गया था, और जॉन कार्लोस, जिन्हें कांस्य पदक से नवाजा गया था, ये दोनों सिर झुकाए हुए और मुट्ठी बंद किए हुए खड़े थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो है ये टॉम स्मिथ हैं, इन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा गया था, और ये जो है वो जॉन कार्लोस हैं, जिन्हें कांस्य पदक से नवाजा गया था। ये दोनों देखिए सिर झुकाए हुए खड़े हैं और मुट्ठी बंद किए हुए खड़े हैं। ये दोनों अफ्रो अमरीकी थे। पैरों में इन्होंने सिर्फ मोजे पहने हुए थे, जिसके द्वारा ये अमेरिका में जो अफ्रो अमरीकी लोग हैं उनकी गरीबी को दुनिया के सामने दर्शाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि ये जो अफ्रो अमरीकी समाज के लोग हैं वो कितने गरीब होते हैं। स्मिथ के गले में काला मफलर था, जो कि अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक माना जाता है। कार्लोस के गले में काले मनकों की माला थी, जो उन्होंने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में पहनी थी। ये सब करने के पीछे इन दोनों का मकसद क्या था? ये दोनों क्या करना चाहते थे? इनका मकसद ये था
कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लोगों को अपने देश में चलाई जा रही नस्ल पर आधारित भेदभाव की नीति से अवगत कराना चाहते थे। ये दुनिया के लोगों को बताना चाहते थे कि किस प्रकार अमेरिका में श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर अश्वेत लोगों को ना ही सामाजिक तौर पे ना ही कानूनी तौर पे समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये दुनिया के लोगों को ऐसा करके ये बताना चाह रहे थे। इन्होंने काले दस्ताने पहने हुए थे और इन्होंने मुट्ठी बंद की हुई थी, जिसके द्वारा ये अपनी अश्वेत शक्ति को दर्शाना चाह रहे थे। ये इनकी अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जिनको रजत पदक से नवाजा गया था, इन्होंने भी इन दोनों का समर्थन किया। ये सेकंड आए थे रेस में और इन्होंने भी इन दोनों का समर्थन किया। कैसे समर्थन किया? इन्होंने अपने जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों का समर्थन किया। अब हम जान लेते हैं कि इस घटना का परिणाम क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने के इस तरीके को ओलंपिक भावना के विरुद्ध मानते हुए उनसे उनके पदक वापस ले लिए, यानी उनसे मेडल्स वापस ले लिए। नॉर्मन को भी अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं दी गई। लेकिन इस घटना के परिणाम खाली नकारात्मक ही नहीं हुए, कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए। सकारात्मक परिणाम क्या हुए? इस घटना ने विश्व स्तर पर लोगों का ध्यान अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की ओर आकर्षित जरूर किया। 2005 में सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां से नॉर्मन और कार्लोस ने पढ़ाई की थी, वहां पर इनका अभिनंदन किया गया और यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर इन दोनों की मूर्ति लगाई गई। ये फोटो में आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये कार्लोस और स्मिथ की ही है, जो सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में लगाई गई है। अब हम जान लेते हैं कि समाज में किस प्रकार से समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं और उनके कारण किस प्रकार से समाज में लोग विभाजित हो जाते हैं, समाज में विभाजन होता है। सामाजिक बंटवारे के कई स्वरूप होते हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था और बेल्जियम के केस में देखा था कि समाज जो है वो भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बटा हुआ था। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के जो कारण होते हैं, उनको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कुछ कारण जो होते हैं वो जन्म पर आधारित होते हैं, जैसे कि हम किसी समूह का हिस्सा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म उसी समूह के किसी एक परिवार में हुआ होता है। इस आधार पे हम किस धार्मिक समूह को बिलोंग करते हैं, किस जातीय समूह को बिलोंग करते हैं, किस भाषाई समूह को बिलोंग करते हैं, ये सब इसी आधार पर निर्भर करता है, इसी पर निर्भर करता है। इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता। अगर हम किसी धार्मिक समूह को बिलोंग करते हैं तो हमने उस धार्मिक समूह के किसी परिवार में जन्म लिया है, इसलिए हम उस धार्मिक समूह का हिस्सा बन जाते हैं। इसी प्रकार से जाति और भाषाई समूह को भी हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने उसी समूह के किसी परिवार में जन्म लिया होता है। हमारे शरीर की बनावट कैसी है? क्या हम मोटे लोगों में आते हैं, क्या हम पतले लोगों में आते हैं, हम गोरे लोगों में आते हैं कि हम सांवले लोगों में आते हैं? ये सब भी निर्भर करता है हमारे जन्म पर ही, कि हम महिला हैं या हम पुरुष समूह को बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमने जन्म कैसे लिया है। दूसरा, हम किसी समूह का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमने कुछ विकल्पों में से किसी एक पर्टिकुलर विकल्प का चुनाव किया होता है, चयन किया होता है। जैसे कि हम किस विषय के हैं, हम कला वर्ग के छात्र हैं कि हम विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने कला चूज किया है या विज्ञान को चूज किया है। पेशे में भी हम बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं कि हम सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पेशा चुना है, क्या हमने सर्विस करने को चुना है या हमने व्यापार करना चाहा है। खेल के हिसाब से भी कुछ लोग जो होते हैं वो क्रिकेट को पसंद करने वाला समूह होता है, कुछ लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से लोग जो है वो पसंद के आधार पे भी समाज में जो है वो बटे होते हैं, अलग अलग समूह के लोग होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज में कई प्रकार से लोग बटे होते हैं, कई प्रकार के समूह जो है वो दिखाई देते हैं समाज में। लेकिन हर सामाजिक विभिन्नता जो है वो बंटवारे का कारण नहीं बनती, विभाजन का कारण नहीं बनती। कई प्रकार कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो दो समूहों को आपस में जोड़ने का भी काम करती हैं, जैसे कि नॉर्मन द्वारा दर्शाया गया
समर्थन। अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई धावक नॉर्मन ने भी जो ये आपके कार्लोस थे और स्मिथ थे उनका समर्थन किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मन जो थे वो क्या थे, वो श्वेत समूह को बिलोंग करते थे, जबकि कार्लोस और स्मिथ जो थे वो अश्वेत समूह को बिलोंग करते थे। लेकिन इनको क्या चीज थी जो वो आपस में जोड़ रही थी? इनको जोड़ रही थी इनकी सोच। ये तीनों ही क्या सोच रखते थे? इन तीनों की सोच थी कि नस्ल पर आधारित भेदभाव की जो नीति थी उसके खिलाफ ये तीनों ही थे। ये तीनों उस सोच के विरुद्ध थे। तो ये चीज इनको आपस में जोड़ती थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक धर्म के लोग भी सभी अपने आप को एक समूह का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कई बार जाति के आधार पे भी आपस में बटे होते हैं, उनके विचार मेल नहीं खाते। कई बार हम देखते हैं कि एक ही जाति के अलग अलग धर्म के लोग आपस में अपने आप को एक मान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के लोग भी आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि उनमें भी अमीर और गरीब लोग होते हैं। तो अमीर लोग अलग ढंग से सोचते हैं, गरीब लोग अलग ढंग से सोचते हैं। तो इस प्रकार लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि समाज में ये जो विभिन्नताएं होती हैं उनके कारण कब सामंजस्य बैठता है और कब आपस में समूहों के बीच टकराव हो जाता है। इसको समझने के लिए हम दो उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण है उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड में जो लोग हैं वो हैं तो सब ईसाई धर्म को मानने वाले, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो दो खेमों में बटे हुए हैं। एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर धर्म के आधार पे तो लोग बटे ही हुए हैं, साथ ही साथ ये लोग जो है वो वर्ग के आधार पे भी बटे हुए हैं। यानी कैथोलिक धर्म के लोग ज्यादातर गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ज्यादातर अमीर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों समूहों के बीच किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि इनके विचार किसी भी तरीके से मेल नहीं खाते, धार्मिक तौर पे भी मेल नहीं खाते हैं और इनके विचार ना ही वर्ग पर यानी आर्थिक मसलों पर मेल खाते हैं, क्योंकि ये सारे गरीब हैं ज्यादातर और ये सब अमीर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक से ज्यादा सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से मिल जाती हैं तो सामाजिक विभाजन जो होता है वो थोड़ा गहरा हो जाता है, ज्यादा गहरा हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम नीदरलैंड का लेंगे। नीदरलैंड में भी सभी लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी लोग जो है वो दो खेमों में बटे हुए हैं, यानी कैथोलिक और यहाँ पे भी लोग प्रोटेस्टेंट खेमों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है फर्क, यहाँ पर क्या है उत्तरी आयरलैंड से कि यहाँ पर जो कैथोलिक हैं उसमें भी अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग हैं और प्रोटेस्टेंट में भी अमीर और गरीब दोनों तरीके के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई मामलों में जो यहाँ के अमीर लोग हैं उनकी प्रोटेस्टेंट के जो अमीर लोग हैं उनके साथ विचार मेल खा जाते हैं, आर्थिक मामलों पे इनके विचार मेल खा जाते हैं, इनके बीच में उठना बैठना होता है, बातचीत होती है, तो इनके बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और इनके गरीब जो हैं और इनके गरीब यानी कैथोलिक के जो गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट के जो गरीब हैं इनके बीच में विचार मेल खा जाते हैं, क्योंकि इनको ज्यादातर एक ही प्रकार की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इनके विचार मेल खा जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जबकि उत्तरी आयरलैंड में क्या होता है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा वहां पे आपसी टकराव होता रहता है, क्योंकि उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मान लीजिए आपके क्लास 10th के लिए स्कूल में दो सेक्शंस बना दिए जाते हैं, 10th A और 10th B। सबसे पहले तो क्या किया गया, क्लास 10th के सारे बच्चों को दो सेक्शंस में विभाजित कर दिया गया, 10th A और 10th B। अब एक अंतर तो इनके बीच में हो ही गया सेक्शन का। अब दूसरा अंतर अगर इनके साथ एक और जोड़ दिया जाए कि सेक्शन ए में ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चों को डाल दिया जाए और सेक्शन बी में सारे वीक बच्चों को यानी बिलो एवरेज बच्चों को डाल दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेक्शन ए के बच्चे जो हैं वो सेक्शन बी के बच्चों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, उनके बीच में जो है इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना ही वो इंटेलिजेंस के तौर पे आपस में जुड़ा महसूस करेंगे, ना ही वो सेक्शन के तौर पे आपस में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन ए के अंदर अपने आप को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर डेवलप हो जाएगा और सेक्शन बी के अंदर अपने आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखते कि 10th A में भी हम कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को डालते, कुछ वीक बच्चों को डालते, और 10th B में भी हम कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को डालते और कुछ वीक बच्चों को डालते, तो यहाँ पे क्या होता कि 10th A के इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो 10th B के इंटेलिजेंट बच्चों के साथ उनके विचार मेल खाते, उनका IQ लेवल मैच करता, वो साथ में ग्रुप स्टडीज करते, ग्रुप डिस्कशन करते और इनके बीच में फ्रेंडशिप होती। और इसी प्रकार से इनके जो सेक्शन ए के वीक बच्चे हैं और सेक्शन बी के वीक बच्चे हैं उनके बीच में भी दोस्ती होती, वो भी साथ में बैठ के स्टडीज करते ताकि वो अच्छा कर पाए। और ये अलग अलग जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं यानी सेक्शन ए के और सेक्शन बी के इंटेलिजेंट बच्चे, ये अपने अपने सेक्शन के वीक बच्चों को भी सपोर्ट करते क्योंकि वहां पे उनको लगता कि वो उनके सेक्शन के बच्चे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता कि 10th A और 10th B में क्या होता, तालमेल बैठ जाता, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस पैदा नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया वो अकॉर्डिंग टू नीदरलैंड था, और जो हमने पहले वाली व्यवस्था 10th A और 10th B की थी वो उत्तरी आयरलैंड की दशा को दर्शाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में होती हैं तो एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह के लोगों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आज हर देश में सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है। हर देश में समाज जो है वो बटा हुआ दिखाई देता है, चाहे छोटा देश हो जैसे कि बेल्जियम और चाहे बड़ा देश हो जैसे कि आपका भारत। समरूप समाज वाले देशों में भी सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, जैसे कि उदाहरण के लिए स्वीडन। ये समरूप समाज क्या होता है? समरूप समाज एक ऐसा समाज है जहां सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नता ज्यादा गहरी नहीं होती, यानी यहाँ पर ज्यादातर एक ही जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, एक ही जैसी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो समरूप रह गया हो, क्योंकि आज दूसरे देशों से उस देश में भी लोग अपनी संस्कृति को लेकर आते हैं और बस जाते हैं, क्योंकि ये अलग संस्कृति को लाते हैं अपने साथ तो ये अपना एक अलग समूह बना लेते हैं। तो आज क्या हो गया है, आज के विश्व में क्या हो गया है कि दुनिया के अधिकतर देश जो है वो बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, यानी हर देश में एक से ज्यादा संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल जब राजनीति में किया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लोकतंत्र में कई राजनीतिक दल जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, ये आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि ये चुनाव जीत पाएं। तो कई बार ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, सामाजिक विभाजनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक राजनीतिक दल एक समूह को फेवर करने लग जाता है, दूसरा राजनीतिक दल दूसरे समूह को फेवर करने लग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग भी राजनीतिक दल के हिसाब से बट जाते हैं। कुछ लोग किसी राजनीतिक दल को फेवर करने लगते हैं, कुछ लोग किसी राजनीतिक दल को फेवर करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि देश जो है वो विखंडित भी हो सकता है, टूट सकता है, जैसे कि यूगोस्लाविया में हुआ। यूगोस्लाविया में जब सामाजिक विभाजन ने राजनीतिक विभाजन का रूप ले लिया तो यूगोस्लाविया के कई टुकड़े हो गए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं उत्तरी आयरलैंड का। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तरी आयरलैंड में है तो सब ईसाई धर्म को मानने वाले, पर ये लोग दो खेमों में बटे हुए हैं। कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं और कुछ लोग कैथोलिक हैं। प्रोटेस्टेंट जो है वो लगभग 53% है और कैथोलिक जो है यहाँ पर 44% है। उत्तरी आयरलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पर ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार है, यानी यहाँ की शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन की सरकार देखती है। तो जो प्रोटेस्टेंट हैं उनको सपोर्ट जो पार्टी करती है या उनका प्रतिनिधित्व जो पार्टी करती है उस पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, और जो कैथोलिक है उनका प्रतिनिधित्व जो राजनीतिक दल करता है, जो पार्टी करती है, उसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टी है उसकी मांग क्या है। उसकी मांग ये है कि उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने दिया जाए। ये ऐसी मांग क्यों करते हैं? ये ऐसी मांग इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के ज्यादातर लोग क्या है, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले। तो इसमें ऐसा होता है कि यूनियनिस्ट पार्टी को ऐसा लगता है, क्योंकि ये लोग भी प्रोटेस्टेंट हैं, तो इनको लगता है कि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें तो ही हमारा ज्यादा भला होगा। दूसरी ओर अगर हम नेशनलिस्ट पार्टी को देखें तो नेशनलिस्ट पार्टी की मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि आयरलैंड गणराज्य जो है वहां पे ज्यादातर लोग क्या है, कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं।
तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये उसमें शामिल हो जाएंगे, आयरलैंड गणराज्य में शामिल हो जाएंगे, तो इनका ज्यादा भला होगा। तो इनके जो विचार है वो एक दूसरे से एकदम ही अपोजिट हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में हमेशा ही आपसी टकराव होता रहा है, राजनीतिक टकराव होता रहा है, हिंसक लड़ाइयां होती रही हैं। यहाँ हिंसक आंदोलन, राजनीतिक टकराव का माहौल रहा है, जिसमें कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी, कई सुरक्षा बल मारे गए, कई लोग मारे गए। 1998 में ब्रिटेन सरकार ने नेशनलिस्ट पार्टी से समझौता कर इस हिंसक आंदोलन को समाप्त करवाया। तो अब हमने देखा कि राजनीति में जब सामाजिक विभाजन को इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कई घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तो राजनीति में सामाजिक विभाजन को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित दो मत हैं। एक मत कहता है कि इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि यूगोस्लाविया और उत्तरी आयरलैंड के केस में हमने देखा, इसलिए सामाजिक विभाजन का राजनीतिक उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे मत के अनुसार राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। कई बार इससे कई छोटे छोटे समूहों को फायदा भी होता है। जैसे कई समूहों को राजनीतिक दल जब सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे समूहों को जब राजनीतिक दल सपोर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि उस समूह के किसी एक व्यक्ति को उम्मीदवार, अपनी पार्टी से उम्मीदवार का टिकट दे देते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, और अगर वो व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है तो फिर वो सरकार में अपने समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपने समूह की हित की बात को आगे रख सकता है। तो इससे फायदा भी होता है। और दूसरा, राजनीतिक दलों पर इन समुदाय की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियों को बनाने का दबाव भी रहता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, वोट मांगते हैं लोगों से, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता पाने के लिए उनको वोट चाहिए, तो वो लोगों से वायदे करते हैं कि अगर आपके समूह ने हमें वोट दिया तो कल को जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम आपके समूह के हित के लिए कानून बनाएंगे तथा फैसले लेंगे। इसलिए जो समूह होते हैं वो राजनीतिक दल की बात मान लेते हैं और उनको वोट दे देते हैं, और अगर ये राजनीतिक दल सत्ता को हासिल कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो इन पर ये दबाव रहता है कि जो वायदे उन्होंने इस समूह से किए हैं उसको ये पूरा करें। तो ये पूरा कई बार करते भी हैं। तो इस प्रकार समूह जो है वो अपनी मांगे जो है वो राजनीतिक दल के थ्रू मनवा भी पाते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीति में सामाजिक विभाजन को इस्तेमाल करना हर बार नुकसानदेह भी नहीं होता है, कई बार इसके फायदे भी होते हैं। अब सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम जो है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा कि सामाजिक विभाजन को अगर हम राजनीति में इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो परिणाम होते हैं वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो परिणाम नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, कि लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं। अगर किसी देश में लोगों की ऐसी सोच है कि वो अपने आप को स्पेशल समझते हैं, विशिष्ट समझते हैं, और दूसरों को अपने से नीचे या कमतर समझते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो आपस में तालमेल नहीं बैठा सकते। उनके बीच में क्या है, जल्दी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे देश में क्या होता है, अगर राजनीति में सामाजिक विभाजन का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा देश जो है वो विखंडित हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं विखंडित होने के। लेकिन अगर किसी देश के लोग जो है वो बहुस्तरीय सोच रखने वाले हैं, वो ऊंचे स्तर पे सोचते हैं, वो धर्म के आधार पे या जाति आधार पे अपने आप को बटा हुआ नहीं महसूस करते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम उस देश के वासी हैं, उस राष्ट्र के वासी हैं। जैसे कि बेल्जियम के लोग, वो अपने आप को फ्रेंच भाषी या डच भाषी नहीं मानते, वो अपने आप को क्या मानते हैं, बेल्जियाई। भारत के भी अधिकतर लोग अपने आप को धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे अपनी पहचान नहीं बताते, वो अपने आप को क्या बताते हैं कि वो भारतीय है। तो जब किसी देश की सोच ऐसी होती है, मतलब देश के नागरिकों की सोच ऐसी होती है, तो ऐसे देश को विखंडित करना जो है वो आसान नहीं होता। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दूसरा, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल किसी समूह का फेवर कर रहा है और उसके हित की मांग इस तरीके से उठा रहा है कि उसको पूरा करने से दूसरे समूह का नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक दल जो है वो
संवैधानिक तरीके से किसी समूह के हित की बात उठा रहे हैं जिससे किसी दूसरे समूह का नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जैसे सिंघलियों ने क्या किया था, श्रीलंका में सिंघली समुदाय ने क्या चाहा था कि श्रीलंका जो है वो केवल सिंघलियों के लिए हो जाए। उनको जब सत्ता हासिल हुई तो उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यकवाद की नीति चलाई। उन्होंने चाहा कि वो सिंघलियों के पक्ष में कानून बना रहे थे, उनके फायदे के कानून बनाए जा रहे थे, और साथ ही साथ वो किसका अहित कर रहे थे, तमिलों का। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश के विखंडित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप कोई राजनीतिक दल अपने समूह के हित की बात कर रहा है जिससे दूसरे समूह का कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तीसरा, सरकार का क्या रुख है। सरकार देश की कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है कि सामाजिक विभाजन को अगर राजनीति में इस्तेमाल किया जाए तो उसका परिणाम कैसा होगा। अगर देश की सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों का भी मान रखती है, सम्मान रखती है, जैसे कि बेल्जियम की सरकार ने किया। बेल्जियम की सरकार ने क्या किया था, बेल्जियम की सरकार ने अल्पसंख्यकों का भी सम्मान करते हुए उनको भी सत्ता में साझेदारी दे दी थी। इससे क्या हो गया था, उन्होंने अपने बेल्जियम देश को टूटने से बचा लिया था। तो सरकार का क्या रुख है, सरकार कैसी सोच रखती है, क्या सरकार सभी समूहों को साथ में लेकर चलना चाहती है, देश को विखंडित होने से रोकना चाहती है, इस पर भी ये चीज निर्भर करती है। तो आज ये तो हमने जान ही लिया कि सामाजिक विभाजन को अगर राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके परिणाम किन 3 बातों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकती है। इससे कई समूह सरकार का अपनी परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके कारण सामाजिक विभाजन हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। अगर कोई समूह अपने को अपेक्षित मानता है तो उसके पास भी लोकतंत्र शासन प्रणाली में संघर्ष करने के कई रास्ते होते हैं। अगर किसी समूह को ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उसकी बातों को नहीं उठा रहा है, तो उसके पास भी एक रास्ता होता है कि वो अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं और चुनाव जीतकर सत्ता हासिल कर सकते हैं और अपने समूह के हित की बात को रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो कई समूहों को साथ में लेकर चलने के लिए सबसे अच्छी शासन प्रणाली साबित होती है। विभिन्न सामाजिक विभिन्नताओं से युक्त देश का शासन चलाने के लिए लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है वो सबसे बेहतर है। तो आज हमने इस पाठ में यही जाना कि ये जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली, ये सबसे अच्छी शासन प्रणाली है ऐसे देश को चलाने के लिए जहाँ पे बहुत सारे समूह के लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग कई तरीके से विभाजित हैं। तो आज हमने इस पाठ में बच्चों क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पाठ की शुरुआत मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से की। फिर हमने जाना कि समाज में किस प्रकार से समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं और इनके कारण होने वाले विभाजनों के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना कि सामाजिक विभाजन का जब राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो आइए अब मैं आपको गृह कार्य दे देती हूँ, जो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आपको इन दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में देना है। पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों के बारे में बताएं। दूसरा, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तीसरा, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण देकर समझाएं।